हाय क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साहब परक्विजिट्स। तो आइए साहब 17(2) के तहत जो परक्विजिट्स आते हैं उनके बारे में हम जानें। सो परक्विजिट्स के बारे में हम जानेंगे आज। परक्विजिट्स आते हैं सेक्शन 17(2) के तहत। सेक्शन 17(2) के तहत जो परक्विजिट्स आते हैं उसके अंदर में एक लंबी लिस्ट है साहब। अभी हम लोग जरा एक बेसिक जो है समझते हैं। डेफिनेशन जो है, अब डेफिनेशन क्या बोलती है परक्विजिट्स की? देर इज सम एक्स्ट्रा बेनिफिट in addition to the amount that may be legally due by way of contract of services provided। अब होता क्या है साहब, आपने सैलरी दे दी, अलाउंसेस दे दिए, सारी चीजें दे दी। अब उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? उसके अलावा आप उनको घर दे सकते हैं, उनको नौकर दे सकते हैं, उनको चाकर दे सकते हैं, उनको गाड़ी दे सकते हैं, बंगला दे सकते हैं, रेंट दे, उनका जो क्या कहते हैं आपने रेंट पे ली जगह, उनको वो रेंट पे जगह दे सकते हैं। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज थिंग्स, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं वो दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? कि भैया जो वो एम्प्लॉय है वो आपका ऐसा एम्प्लॉय है, या आप अपने सभी एम्प्लॉयज को इक्वली अगर ट्रीट भी करें तो वो एम्प्लॉयज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि वो आपके संग रहें। तो आप क्या करते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं ताकि उनको उनकी जो सैलरी है उसके अंदर में आपको कैश जो है आउटफ्लो उनके पास तो जाए ही जाए, उसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी जाए उनके पास। ठीक है। सो इट इज ओवर एंड अबव द कैश बेनिफिट्स दैट यू आर गिविंग टू देम। तो परक्विजिट्स बेसिकली क्या है साहब, अगर आप उनको ये नहीं देते तो उन्हें अपने पास से ये खर्चा करना पड़ता। जैसे अगर आप उन्हें गैस कनेक्शन नहीं देते तो उन्हें अपने पास से वो गैस कनेक्शन लेना पड़ता। अगर आप उन्हें घर नहीं देते तो वो प्रोबेबली एक घर खरीदते या एक रेंटल अकोमोडेशन लेते। तो ये सब जो चीजें आती हैं साहब वो आती हैं परक्विजिट्स के अंदर में। परक्विजिट्स के अंदर में, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं साहब। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? परक्विजिट्स में बी इन कैश और इन काइंड। तो कैश में भी आप दे सकते हैं और काइंड में भी आप दे सकते हैं। हालांकि यूजली परक्विजिट्स आप काइंड के अंदर में ही देते हैं, जो आप एसेट्स वगैरह इनको देते हैं। ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस, अगर आप कहीं गए, मीटिंग पे गए, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपने पानी की बोतल खरीदी, आपने होटल का बिल दिया, आपने ऐसे किए जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस में आते हैं, आपने खर्चा ऐसा किया ऑफिस के अंदर में जो कि ऑफिस के लिए यूज होने वाला था, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं किए, तो वो रीइंबर्समेंट के जो नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो परक्विजिट्स नहीं होते हैं। तो होता क्या है साहब कि जिन्हें नहीं पता वो बोलते हैं कि हम तो दो अकाउंट मेंटेन करेंगे जी, एक हमारा सैलरी अकाउंट होगा और एक हमारा रीइंबर्समेंट अकाउंट होगा। अरे भाई मेरे, आप दो दो अकाउंट क्यों मेंटेन करते हो? या तो कंपनी ऐसा बोलेगी कि भैया ये सैलरी अकाउंट का कार्ड रखो और ये आपका रीइंबर्समेंट अकाउंट का कार्ड रखो। अरे मेरे भाई, आपको पता है कि मेरी ये सैलरी है, सैलरी महीने में सिर्फ एक ही बार आनी है साहब। आपके रीइंबर्समेंट्स तो अलग अलग डेट्स पे आएंगी, तो वो तो आप इजीली बाइफरकेट कर सकते हो। कल को आपका असेसमेंट भी होता है तो आप बोल सकते हो दीज आर फॉर द ऑफिशियल एक्सपेंसेस एंड नॉट फॉर मी। क्यों? क्योंकि आप वहां पे बिल्स मेंटेन करके रखोगे अपने पास। तो साहब ये जो चीजें हैं, अगर आप यहां पे भी, आप एक समझो बात को, अगर आप रीइंबर्समेंट वाला भी खाता रखते हो, ठीक है, अगर आपने रीइंबर्समेंट वाला भी खाता रखा तो यहां पे भी आपको बिल्स रखने पड़ेंगे। तो दो दो बैंक अकाउंट का झंझट क्यों पालना साहब? यहीं पे काम करो और यहीं पे काम खत्म करो। ठीक है। तो रीइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस पर्पसेस इज नॉट अ परक्विजिट। देर शुड बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, यानी कि अगर मैं कंसल्टेंट को घर दे रहा हूं रहने के लिए, अपने वकील को घर दे रहा हूं, जो वो मूवी देखी हो किसी ने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, वो गोविंदा वाली मूवी जिसके अंदर में वो बंगले के अंदर में जाता है, तो वो अगर बंगला हमको दे रहा है हमारा क्लाइंट, तो वो इस परक्विजिट के अंदर में नहीं आएगा, वो प्रोफेशनल फीस के अंदर में भले ही हम उसको ले सके।
तो देयर शुड बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एट द टाइम व्हेन द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट अराइजेस। तो जब परक्विजिट का बेनिफिट अराइज होगा तब देयर शुड बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैंने साहब इनिशियल क्लास में आपको बता दिया है कि इसके अंदर में क्या होता है, ठीक है। परक्विजिट विल बिकम टैक्सेबल ओनली इफ इट हैज अ लीगल ओरिजिन। आपको ट्रांसफर किया गया था साहब, आपके पास अकोमोडेशन था उस जगह का, बट आपने वो जगह भी रखी हुई है इलीगली विदाउट इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉयर, और आपने नई जगह भी रखी हुई है विदाउट इन्फॉर्मिंग योर एम्प्लॉयर। तो ये जो इलीगली है इसके ऊपर में नहीं पड़ता साहब, सिर्फ इसके ऊपर में ही पड़ेगा। तो देयर शुड बी अ लीगली लीगल ओरिजिन। लीगली जो मिल रहा है मुझे, यहां पे देखो साहब वर्ड मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी लगाया, लीगली बाय ड्यू बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये जो वर्ड था लीगली, ये इसलिए था आप रिटायर कर गए, आपको घर खाली करना था, आप भले ही आपने टोटियां चोरी नहीं की, बट फिर भी आपने उस घर के ऊपर में कब्जा बनाए रखा, और आपको अल्टीमेटली घर से बाहर निकाला गया 6 महीने के बाद, आपके रिटायर होने के 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के अंदर में जो आप ये घर यूज किया है उसके ऊपर में परक्विजिट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था। आगे चलते हैं साहब। परक्विजिट्स के अंदर में 3 तरह की कैटेगरीज हैं, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉइज, एंड टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज। ठीक है साहब, चलिए आज हम करेंगे द फर्स्ट जो परक्विजिट्स है 17(2)(1) के तहत, जो है परक्विजिट्स टैक्सेबल टू इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज के अंदर में पहला जो आएगा 17(2)(1) के तहत, रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू द एम्प्लॉय। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है साहब, ये वैल्यूएशन रूल्स के अंदर में आता है, ठीक है। रूल 3 के अंदर में आता है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर में रेंट फ्री अकोमोडेशन को दिया जाता है, माइनस द एक्चुअल रेंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज परक्विजिट। तो परक्विजिट का मतलब क्या हुआ? जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन है वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से, वैल्यूएशन रूल्स रूल 3 के अंदर में आते हैं साहब, उसके हिसाब से अगर आपके जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, अगर उसके हिसाब से आपका एक अमाउंट निकलता है माइनस जो आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया या एम्प्लॉय ने वहां पे डायरेक्टली पे किया, जो डिफरेंस आएगा, अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस है तो वो परक्विजिट कहलाएगा, नेगेटिव डिफरेंस है तो साहब जीरो है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप रिकवरी ले लें। वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है साहब, तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की। सब रूल 1 ऑफ रूल 3 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो साहब पहला रूल आ गया हमारा, वैल्यूएशन रूल्स का पहला रूल आया, सब रूल 1 रूल 3 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स, जिसके अंदर में रेंट फ्री अकोमोडेशन आता है। ये रहा साहब सर्कमस्टांसेस। पहली बात, अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो लाइसेंस फीस जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस, आपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से क्वार्टर देखे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्वार्टर देखे होंगे, तो वो जो लाइसेंस फीस जो डिटरमाइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू सच अकोमोडेशन माइनस रेंट एक्चुअली पेड इज परक्विजिट फॉर एन अनफर्निश्ड। वहां पे कुछ भी नहीं है साहब, खोला ही खोला है, आपको जाके अपना सोफा, चेयर, कुर्सी, टेबल, टीवी सब कुछ लगाना है, ठीक है। फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन मतलब फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूड्स टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, गैजेट्स, एयर कंडीशनर्स, ये जितने भी अप्लायंसेस आते हैं वो फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं अंडर दिस रूल, ठीक है। तो इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जब मैं बोलूंगा फर्नीचर, इसका मतलब टीवी, फ्रिज, एसी एंड अदर गैजेट्स, सिमिलर अदर गैजेट्स।
ठीक है साहब। तो इट इज 10% पर एनम फॉर द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, प्लस मतलब ये तो वैल्यू डिटरमाइन, सॉरी वैल्यू डिटरमाइन इन बी, ये जो यहां जो वैल्यू डिटरमाइन हुई मतलब लाइसेंस फीस माइनस रेंट एक्चुअली पेड, ये तो आएगा ही आएगा। प्लस जो है 10% अगर फर्नीचर है अपना एम्प्लॉयर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो 10% कॉस्ट पर एनम। अगर नहीं है, अगर हायर पे लिया गया है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर लेस चार्जेस पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। सीधा सीधा मतलब है साहब, पहले तो आप लाइसेंस फीस निकाल लीजिए जो गवर्नमेंट ने बोल रखी है। लाइसेंस फीस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की निकल गई, उसके बाद अगर कुछ रिकवरी लेते हैं वो रेंट की, तो उस रेंट को माइनस कर दिए, तो एक परक्विजिट आ गया हमारा, ये एक परक्विजिट आ गया। उसके अंदर में ऐड कर दीजिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है तो 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर दीजिए। जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, याद रखिए नॉट WDV, नॉट रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर 1 लाख की कॉस्ट है फर्नीचर की, तो हर साल 10,000 रुपए उसके ऊपर में आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं है तो सीधा जो एक्चुअल हायर चार्जेस है या जो एक्चुअल रेंट जो दे रहे हैं AC का, फ्रिज का, टीवी का या फर्नीचर का, उसको आप इसमें जोड़ दीजिए इसी अमाउंट में। फिर अगर इन दोनों के लिए इसके लिए कुछ वो चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से, तो वो माइनस कर दीजिए। जो नेट फिगर आएगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू योर टोटल परक्विजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन पेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी अदर एम्प्लॉयर है प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर एंड द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ध्यान रखिए ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ये वर्ड जरूरी है। क्यों जरूरी है बताऊंगा मैं। तो 10% ऑफ सैलरीज, जो सैलरी का 10% है साल का, अगर पॉपुलेशन जहां पे अकोमोडेशन मिला है इज ग्रेटर देन 40 लाख रुपीज, अगर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 15 लाख रुपीज एंड लेस देन 40 लाख, तो आपको 7.5% की दर से सैलरी के ऊपर में परक्विजिट लगेगा। और अगर इससे कम है तो 5% के हिसाब से सैलरीज के ऊपर में लगेगा। तो साहब माइनस जो आपसे रेंट एक्चुअली रिकवर की गई है, जैसे यहां पे माइनस रेंट एक्चुअली रिकवर्ड होती है, वैसे यहां पे इन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो माइनस परक्विजिट्स, जो माइनस रेंट जो आपसे रिकवर किया गया है वो आपका परक्विजिट हो जाएगा। अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन जैसे ऊपर है सेम टू सेम, यहां पे जो अमाउंट निकाला वो यहां पे आ गया, प्लस 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यहां तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है साहब। अब अकोमोडेशन का मतलब क्या, अकोमोडेशन का मतलब इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा साहब, फ्लैट, फार्म हाउस और पार्ट ऑफ द फार्म हाउस, अकोमोडेशन इन अ होटल, मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट्स, कोई लंबे समय के लिए आपने आपके यहां रहता है, गेस्ट हाउस, कैरावैन मतलब गाड़ी के अंदर में भी अगर आप देंगे साहब तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपका वो हो जाएगा। मोबाइल होम, ऐसा होता है गाड़ी के अंदर में आपको एक मोबाइल होम बना दिया, शिप्स के अंदर में आपको जगह मिली, अदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर यानी कि हाउस बोट, उसके अंदर में आपको अकोमोडेशन मिला, तो ये सारे अकोमोडेशन के कैटेगरी के अंदर में आ जाएंगे। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगेन सब रूल 1 ऑफ रूल 3 कंटिन्यूड, जो मेरा आता है यहां पे अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर बट इट इज नॉट ओन्ड, ये उसकी ओनरशिप में नहीं है, तो क्या होगा साहब, लोअर ऑफ 2, ध्यान रखिए लोअर ऑफ 2, एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में, वो यहां पे कोई भी कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, तो आपका एक्चुअल लीज रेंट या 10% ऑफ सैलरी माइनस रेंट पेड, एक्चुअली रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इज योर परक्विजिट। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो भाई सीधा सीधा बात है 10% ऑफ फर्नीचर, एक्चुअल हायर चार्जेस, सेम टू सेम वही चीज चलती हुई आ रही है।
अगर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर इन अ होटल, तो सब अनफर्निश्ड तो होता नहीं है होटल, ठीक है, अनफर्निश्ड होता नहीं है होटल। अब अगर होटल के अंदर में है तो लोअर ऑफ 24% ऑफ सैलरी पेड और पेएबल इन प्रीवियस ईयर, 24% ऑफ सैलरी पेड और पेएबल इन प्रीवियस ईयर और एक्चुअल चार्जेस पेड टू दी होटल, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपकी परक्विजिट मान ली जाएगी। दिस इज डिटरमाइंड ऑन द पीरियड ऑफ स्टे इन अ होटल, यानी कि अगर आप 6 महीने रुके तो ये 24% ऑफ सैलरी 6% के लिए 6 महीने के लिए ही एप्लीकेबल होगी, माइनस रेंट एक्चुअली पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इज इक्वल टू योर परक्विजिट। क्वेश्चन अराइजेस, सैलरी क्या होती है साहब? तो सैलरी होती है साहब टोटल पेमेंट आपकी आ गई, बेसिक डीए एचआरए, सॉरी बेसिक एचआरए एटसेट्रा, अलाउंसेस, बोनस, कमीशंस। कमीशन कैन बी पेड फिक्स्ड और एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। डीए आपकी जो आती है अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर में है तो वो एक्सक्लूड की जाएगी, क्योंकि आपको अलाउंसेस के अंदर में उसका वो अमाउंट मिल रहा है। अलाउंसेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो हट जाएगा। अदर परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2), पेमेंट और एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली excluded under provision for proviso to section 17(2). lump sum payment received on the payment of retirement severance, एग्जाम्पल ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट या पेंशन एटसेट्रा, ये सारी हट जाएंगी, ये एक्सक्लूजन्स हैं। तो इस फॉर्मूले के तहत आपकी सैलरी डिटरमाइन होती है। 24% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी जो डिटरमाइन होती है, 7.5%, 5% जो होती है वो ये कैलकुलेशन होती है। ठीक है साहब। होटल लाइसेंस्ड अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ, होटल इज लाइसेंस्ड अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट्स और गेस्ट हाउस। ठीक है, ये होटल की आपकी डेफिनेशन आ गई साहब। यहीं तक हमारा, आगे चलते हैं, थोड़े बहुत नोट्स हम और देखते हैं साहब। तो अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इस कैटेगरी के अंदर में ये सर नोट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये एडिशनल नोट्स हैं। एम्प्लॉय रिटेन्स द अकोमोडेशन एट अदर प्लेस विद द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को पता है कि एम्प्लॉय ने वहां पे अपनी बीवी बच्चों को रखा हुआ है, उसको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि अपने बीवी बच्चों को ले आओ। जब तक उस 3 महीने के टाइम के पीरियड में वो खाली जो एक प्लेस है जिसकी परक्विजिट लोअर होगी उसी को हम रेंट फ्री अकोमोडेशन में ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं, मतलब कि जो इन 90 दिनों के अंदर में जो लोअर आएगा उसी को ऐड करेंगे। 90 दिनों के बाद अगर आपने अब वहां पे दूसरा अकोमोडेशन रखा अपने पास विद द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयर, 90 दिन के बाद वो दोनों जगह के लिए आपको परक्विजिट ऐड हो जाएगा सैलरी में। तो परक्विजिट इज बेसिकली एन एडिशन टू द सैलरी। ठीक है। अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अकोमोडेशन इज ओन्ड, लीज्ड या रेंट के ऊपर में है, द वैल्यू शैल नॉट एक्सीड परक्विजिट डिटरमाइंड, जो हमने पहले बुक किया था, यानी कि ओन्ड या लीज्ड वाला, गवर्नमेंट वाला नहीं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर वाला, तो डिटरमाइंड इन सेकेंड ब्लॉक ऑफ द टेबल अबव फॉर द फर्स्ट प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल के अंदर में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द अकोमोडेशन व्हेन इट वाज इनिशियली प्रोवाइडेड, यानी कि अगर ये सन 2000 में प्रोवाइड किया गया था, सन 2000 में प्रोवाइड किया गया था, तो साहब हमारे को डिवाइडेड 2023-24 डिवाइडेड बाय 2001 के अंदर में आपका ये लग जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत एम्प्लॉय डेपुटेशन पे जाता है तो एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन विद एनी बॉडी अंडरटेकिंग अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट कंट्रोल के तहत कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, अगर उसके तहत आपका जो एम्प्लॉय है डेपुटेशन पे जाता है तो क्या होगा तो क्या होगा, परक्विजिट विल बी वैल्यूड एज मेंशन्ड इन द सेकंड ब्लॉक। याद रखिए साहब,
above as accommodation is owned by the employer, वो वाले परक्विजिट यहां पे लग जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो यहां पे हमने बोला था, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज प्रीवियस ईयर लेटर, जिसके अंदर में प्रीवियस ईयर आइदर 2023-24 और लेटर देन 2023-24 होगा. ठीक है साहब, आज तक यहीं पर. अगली क्लास में 17(2) के और परक्विजिट्स डिटरमाइन करेंगे और परक्विजिट सीखेंगे. थैंक यू क्लास. फॉर नोट्स please contact my email address and my phone number is given. For consultancy services, please contact again on the email ID and phone number. If you're liking my video, please like, share and subscribe. Thank you so much. Goodbye.